ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। रात के 10 बज रहे हैं और 24 घंटे 24 रिपोर्टर का वक्त हो गया है। देश की हर एक बड़ी खबर आपके सामने होगी। अंकित गुप्ता आपको बताएंगे संगम के पानी पर आज कैसे हुई राजनीति। दीपक रावत दिखाएंगे किस वादे पर गिर गई दिल्ली की बीजेपी सरकार। जैनेंद्र कुमार बताएंगे राहुल के वार पर मायावती ने कैसे किया पलटवार। और अहमद बिलाल दिखाएंगे चुनाव लड़ने के सवाल पर नीतीश कुमार के बेटे की चुप्पी। तो चलिए शुरू करते हैं 24 घंटे 24 रिपोर्टर आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। संगम के पानी पर थम नहीं रही राजनीति। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा महाकुंभ की सफलता से परेशान हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया। बीजेपी के सभी नेताओं को सिंटेक्स टंकी भर के दी जाए, जिससे वो अपना खाना बनाएं, उसी पानी से स्नान करें और जब समय आए तब पीते भी रहें दवाई के रूप में। जब से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में संगम के पानी को दूषित बताया गया है, तभी से अखिलेश यादव सरकार पर हमलावर हैं। बीजेपी ये भी कह रही है कि अगर पानी दूषित है तो अखिलेश यादव ने स्नान क्यों किया था। श्री अखिलेश यादव जी को प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता न तो भारतीय जनता पार्टी को है, करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं, न उनको है। महाकुंभ की सफलता को देख करके एक हर दिन जैसे कोई गिद्ध दृष्टि लगाए रहे, कोई अनहोनी हो जाए और उनको राजनीतिक मुद्दा मिल जाए। इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा के अंदर ये दावा कर चुके हैं कि संगम का पानी न सिर्फ नहाने लायक है बल्कि उससे आचमन भी किया जा सकता है। एक बड़ा आरोप ये लगाया जा रहा है कि महाकुंभ क्षेत्र में जो शिविर लगे हैं, उन शिविरों का गंदा पानी सीधे गंगा और यमुना में गिर रहा है। हो सकता है आपको कैमरे पर, टेलीविजन स्क्रीन पर बहुत साफ ना दिखाई दे, इसलिए जो शोधित जल आ रहा है उसको हम इस बोतल में भरते हैं और तब आपको दिखाते हैं कि ये किस तरीके का पानी है और इसका रंग किस तरीके से आ रहा है। देखिए, ये पानी हमने आपके सामने कैमरे पर जो है इस बोतल में भरा है और इस पानी को हम खुद जो है अब आप समझ सकते हैं कि जिस पानी को हमने आपके सामने कैमरे पर भरा, जिसका सैंपल लिया, जिसे हमने पिया है, खुद हमने इसका पान किया है, उस गंगा जल की क्वालिटी पर सवाल उठाना पूरी तरीके से गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ सरासर राजनीति है। आज भी 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई संगम में डुबकी। 60 करोड़ के करीब पहुंच चुका है आंकड़ा। महाकुंभ अब समापन की ओर बढ़ रहा है और पिछले एक हफ्ते से हर रोज 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आस्था की डुबकी लगाने वालों में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का भी नाम जुड़ गया है। माना जा रहा है कि महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान पर्व तक श्रद्धालुओं का सरकारी आंकड़ा 65 से 70 करोड़ तक पहुंच सकता है। प्रयागराज से यूपी के जेलों में पहुंच रहा है संगम का पानी। कैदी धो रहे हैं पाप। ये बरेली जेल की तस्वीरें हैं जहां प्रयागराज से गंगा जल मंगवाया गया। गंगा जल में गुलाब की पंखुड़ियां डाली गईं और कैदियों ने स्नान किया। हमीरपुर की जेल में भी हर हर गंगे और जय श्री राम के उद्घोष के साथ कैदियों ने गंगा जल से स्नान किया। जेल के अंदर कैदियों के गंगा स्नान की ये व्यवस्था योगी सरकार की तरफ से की जा रही है। दिल्ली की रेखा सरकार का भविष्य से ज्यादा इतिहास पर मंथन। मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने की भी है तैयारी। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने सभी मोहल्ला क्लिनिक के बारे में जानकारी मांगी है और अनुमान जताया है कि करीब 40% मोहल्ला क्लिनिक ऐसे हैं जो कभी खुले ही नहीं। इधर दिल्ली सरकार के पूर्व मुख्यमंत्रियों और पूर्व मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की सेवाएं भी खत्म कर दी हैं। इसके अलावा पिछली सरकार ने जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को दूसरे विभाग में भेजा था, उनको तुरंत अपने मूल विभाग में रिपोर्ट करने को कहा है। अब इंतजार अगले हफ्ते का है।
जब विधानसभा सत्र में सीएजी की 14 रिपोर्ट्स को सदन में रखा जाएगा। इस रिपोर्ट्स में पिछली सरकार की योजनाओं और खर्चे की पूरी जानकारी छिपी है। चर्चा है कि 24 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के लिए अरविंदर सिंह लवली को प्रोटेम स्पीकर बनाया जा सकता है। अपने ही वादे पर घिरी दिल्ली की बीजेपी सरकार, आम आदमी पार्टी ने याद दिलाया कैबिनेट के पहले फैसले वाला वादा। आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर पीएम मोदी के भाषण लगातार शेयर किए जा रहे हैं और सरकार को महिला समृद्धि योजना की याद दिलाई जा रही है। भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट में ही बहनों के खाते में 2,500 रुपया जमा करने का फैसला क्लियर हो जाएगा। रेखा सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक तो की, लेकिन इस योजना का कोई जिक्र नहीं हुआ, जिस पर आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई। अगर मोदी जी की गारंटी होती तो पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए महिलाओं को देने की स्कीम पारित होती। अब इसे विपक्ष का दबाव कहें या कुछ और, सीएम रेखा गुप्ता ने महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की और इस योजना पर मंथन किया। चुनाव लड़ने के सवाल पर नीतीश कुमार के बेटे ने साधी चुप्पी, बिहार में फिर तेज हुई सियासी हलचल। सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाएं, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाएं और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। निशांत कुमार ने अपने पिता को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की अपील तो कर दी है, लेकिन जब उनसे चुनाव लड़ने पर सवाल हुआ तो वो चुप्पी साध कर निकल गए। तेजस्वी यादव खास करके सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तबियत ठीक नहीं, सब स्वस्थ है, एकदम 100% स्वस्थ है। चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार पहली बार जिस हरनौत सीट से चुनाव लड़े थे, उसी सीट से निशांत कुमार भी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। एनडीए पर तेजस्वी यादव का बड़ा हमला, कहा आपस में ही नहीं दिख रहा तालमेल, नीतीश सरकार को बताया खटारा। बीजेपी में असल में गुट 3-4 लोगों का तो बस सौदा होता है, डील होता है कि सरकार में बस बने रहना है। इधर तेज प्रताप यादव ने दावा कर दिया है कि तेजस्वी यादव बहुत जल्द मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आई जो सपना पाल रखे हैं ललन सिंह बहुत जल्दी फेल होने वाले हैं। बिहार में इसी साल के आखिर में चुनाव है और माहौल गरमाया हुआ है। मराठी साहित्य सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में पीएम मोदी और शरद पवार के बीच दिखी शानदार केमिस्ट्री, सियासत में बड़ी हलचल। यूं तो पीएम मोदी मुख्य अतिथि और शरद पवार स्वागत समिति के मुखिया के तौर पर कार्यक्रम में मौजूद थे, लेकिन कार्यक्रम में स्वागत के बाद पीएम मोदी कुर्सी पर बैठने के बजाय शरद पवार के बैठने का इंतजार करते दिखे। फिर शरद पवार कुर्सी पर बैठे तो पीएम मोदी पास में मौजूद पानी की बोतल से शरद पवार के लिए गिलास में पानी निकालने लगे। दीप प्रज्वलित करने का मौका आया तो पीएम मोदी ने शरद पवार को साथ में दीप प्रज्वलित करने को कहा। इससे पहले शरद पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को भी पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया था। रायबरेली दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, वीरापासी और अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। राहुल आज रेल कोच फैक्ट्री भी गए। इसके अलावा कई जगहों पर आयोजित हुए कार्यक्रमों में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने स्थानीय लोगों और छात्रों से मुलाकात की। छात्रों से बातचीत में उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला। नरेंद्र मोदी से पूछो, ये जो आपके मित्र हैं अदानी, अमेरिका में कार्रवाई हो रही है, हिंदुस्तान में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? पत्रकार को क्यों कहा कि आपने ये मामला ट्रंप के सामने नहीं उठाया? ये जरूरी मामला है, आपने उठाना चाहिए था। राहुल गांधी लगातार दलित समाज तक अपना संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। रायबरेली दौरे के दरमियान भी उनका ये प्रयास देखने को मिला। राहुल गांधी के हमले पर मायावती का पलटवार, कहा दिल्ली में कांग्रेस ने बीजेपी की बी टीम बनकर लड़ा चुनाव। मायावती ने तंज कसते हुए कहा कि अगर दिल्ली चुनाव में कांग्रेस बीजेपी का साथ नहीं देती तो पार्टी का इतना बुरा हाल नहीं होता। वो अपने ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत भी नहीं बचा पाए। इधर रायबरेली में बीएसपी की तरफ से जगह जगह राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं और मायावती से माफी मांगने की मांग की गई है। दरअसल राहुल गांधी ने मायावती को बीजेपी की बी टीम बताया था, जिसके बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया।
बीजेपी विधायक टी राजा सिंह की मांग, मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र पर चलाया जाए बुलडोजर। अब वो समय आ गया है, महाराष्ट्र का ही नहीं भारत के हिंदू की डिमांड है, उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ाए। टी राजा सिंह ने जनसभा में औरंगजेब के अत्याचार गिनवाए और महाराष्ट्र में जिन जगहों पर भी औरंगजेब से जुड़ा हुआ बोर्ड लगा है उसे हटाने की मांग कर दी। फिल्म छावा की रिलीज के बाद एक बार फिर औरंगजेब से संबंधित मुद्दा तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। गैंगस्टर सारिक साठा से जुड़े संभल हिंसा के तार, जांच में यूएई कनेक्शन का खुलासा, दुबई में छिपा है हिंसा का मास्टरमाइंड। ये खुलासा हिंसा के केस में गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद गुलाम ने पुलिस की पूछताछ में किया। पुलिस का दावा है कि सारिक साठा ने अपने गुर्गों के जरिए विदेशी हथियार सप्लाई किए, उसी के इशारे पर संभल में हिंसा भड़काई गई। इधर एसआईटी से हिंसा से जुड़े 4 अलग अलग मामलों में चार्जशीट दाखिल कर दी है। 1200 पेज की चार्जशीट में 124 आरोपियों के खिलाफ बलवा, आगजनी जैसी धाराएं लगाई गई हैं। वहीं शिवपाल यादव ने कहा कि जब यूपी में सरकार बदलेगी तो अत्याचार की पटकथा लिखी जाएगी, जिसमें संभल सबसे ऊपर होगा। इंडियाज गॉट लेटेंट केस में महाराष्ट्र साइबर सेल ने राखी सावंत को किया तलब, 27 फरवरी को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया। वहीं यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया और आशीष चंचलानी को 24 फरवरी को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है, जबकि समय रैना ने 17 मार्च तक समय देने की मांग की थी, जिसे महाराष्ट्र साइबर सेल ने खारिज कर दिया। इधर रणवीर इलाहाबादिया के बाद आशीष चंचलानी ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट दोनों की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा। कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता के केस में आशीष चंचलानी को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने पहले ही अंतरिम जमानत दी है, तो वहीं रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी। हाथरस भगदड़ केस में न्यायिक आयोग ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट, भोले बाबा को दी क्लीन चिट। आयोग ने इस घटना में आयोजकों को मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया है। इसके अलावा पुलिस और प्रशासन की लापरवाही को भी गंभीर चूक माना है। रिपोर्ट के मुताबिक जिस सत्संग में भगदड़ हुई वहां आयोजकों ने सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया। रिपोर्ट को कैबिनेट में पेश किया गया और सदन में रखने की मंजूरी भी मिल गई। 2 जुलाई 2024 को सत्संग में भगदड़ हुई थी, जिसमें 121 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। मौसम के बदले मिजाज से लुढ़का पारा, पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी, सफेद चादर में लिपटे पहाड़। औली में पहाड़ की चोटियों से लेकर ढलान तक बर्फ की 1.5 से 2 फीट मोटी परत जम गई है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में रास्ते बर्फ से ढक गए हैं, जिन्हें मशीनों के जरिए साफ किया जा रहा है। वहीं पेड़ और पत्तियां तक बर्फ से सफेद दिख रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा, पुंछ में भी भारी बर्फबारी हुई है। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कई हिस्सों में हुई बारिशों से ठंड एक बार फिर लौट आई है। गुजरात के वडोदरा में गड्ढे में गिरा बाइक सवार, वीडियो हुआ वायरल। सड़क के बीचों बीच ये गड्ढा नगरपालिका ने पाइपलाइन की मरम्मत के लिए खोदा था। लोग यहाँ से बचकर निकलते हुए भी दिख रहे हैं, लेकिन तभी एक बाइक सवार यहाँ से गुजरते हुए फिसलता है और सिर के बल गड्ढे में गिर जाता है। हादसे के बाद आसपास खड़े लोग दौड़ते हुए यहाँ पहुँचते हैं और शख्स को बाहर निकालते हैं। गनीमत रही कि गड्ढा ज्यादा गहरा नहीं था, जिससे युवक की जान बच गई। यूपी के झांसी में 100 फुट ऊंचे टावर पर चढ़ा बीएसएनएल का कर्मचारी, कई साल से ट्रांसफर की मांग हो रही थी खारिज। टावर पर चढ़कर रो रहे इस शख्स का नाम जय कुमार है, जो बीएसएनएल हेड ऑफिस में 4th क्लास कर्मचारी है। जब लोगों ने इसे टावर पर चढ़ा हुआ देखा तो सबके हाथ पांव फूल गए। हालांकि काफी समझाने के बाद ये कर्मचारी 1.5 घंटे बाद टावर से नीचे उतर आया। बताया जा रहा है कि इस शख्स का उसकी पत्नी से भी झगड़ा चल रहा है। बिहार के सासाराम में नकल नहीं कराने पर छात्र की गोली मारकर हत्या, गुस्साए लोगों ने किया हाईवे जाम। घटना 20 फरवरी की है। मैट्रिक का छात्र अमित कुमार परीक्षा हॉल में बैठकर हिंदी की परीक्षा दे रहा था। तभी एक दूसरे छात्र ने नकल करने की कोशिश की, जिस पर अमित कुमार ने आपत्ति जताई। दावा है कि परीक्षा खत्म होने के बाद जब अमित ऑटो से घर लौट रहा था तो हाईवे पर बदमाशों ने ऑटो रुकवाया और उसे गोली मार दी। फायरिंग में अमित कुमार का दोस्त संजीत कुमार भी घायल हो गया। हमला करने वाले ने परीक्षा हॉल में ही धमकी दी थी कि अमित जिस ऑटो से घर जाएगा उस ऑटो पर बम गिरवा देंगे।
ट्रंप के ओवल ऑफिस से हटाई गई 145 साल पुरानी टेबल। मस्क के बेटे ने टेबल पर पोंछी थी नाक। वीडियो 11 फरवरी का है, जब मस्क अपने 4 साल के बेटे के साथ ट्रंप के ऑफिस पहुंचे थे। यहाँ मस्क के बेटे ने कुछ ऐसा काम किया जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। अब खबर आई है कि ट्रंप ने ओवल ऑफिस से प्रतिष्ठित रेजोल्यूट डेस्क को हटा दिया है। हालांकि ट्रंप ने इसे अस्थायी बदलाव बताया है। जिस टेबल को हटाया गया है साल 1880 में रानी विक्टोरिया की तरफ से राष्ट्रपति रदरफोर्ड को गिफ्ट में दिया गया था। पेरू में भारी बारिश से नदी में उफान, कई घरों को बहा ले गया पानी का सैलाब। बच्चों को कंधे पर बैठाकर लोग नदी पार कर रहे हैं। बच्चों और पालतू जानवरों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। नदी के किनारों पर मौजूद खेत कट चुके हैं और फसल बर्बाद हो गई है। नदी के आसपास मौजूद कितने ही घर पानी में बह गए। पुल के मुहाने पर जमा हुआ मलबा इस बात का सबूत है। फिलहाल भारी बारिश से प्रभावित इलाके में फायर फाइटर्स लोगों की मदद कर रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। लगातार 3 धमाकों से दहला इजराइल। तेल अवीव में बसों में ब्लास्ट, आतंकी हमले की आशंका। धमाके के बाद डिपो में खड़ी बस आग के गोले में बदल गई और आसमान काले धुएं से भर गया। एक के बाद एक सिलसिलेवार ढंग से बसों में हुए 3 धमाकों से तेल अवीव में हड़कंप मच गया और हर ओर सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियों के सायरन गूंजने लगे। हालांकि इजरायली पुलिस के मुताबिक धमाकों में कोई हताहत नहीं हुआ है। पुलिस को 2 अन्य बसों में भी विस्फोटक मिले हैं। ये धमाके उस वक्त हुए हैं जब हमास के साथ सीज फायर लागू है और समझौते के तहत बंधकों को छुड़ाने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। रूस यूक्रेन वॉर रोकने के लिए समझौते की कोशिश तेज। मोहम्मद बिन सलमान और पुतिन के बीच फोन पर बातचीत। वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव में ज़ेलेंस्की से अमेरिका के विशेष दूत कीथ केलॉन्ग की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है। मुलाकात को शांति पहल की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इधर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बात हुई है। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद रूस और अमेरिका के बीच रिश्तों में जमी बर्फ भी पिघलती दिख रही है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप से मुलाकात की बात कही है। हालांकि शांति की पहल के बीच रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जारी है। दोनों ओर से भयंकर गोलाबारी की जा रही है। और इसी के साथ 24 घंटे 24 रिपोर्टरों में फिलहाल इतना ही। कल देश में जिन 4 बड़ी खबरों पर एबीपी न्यूज की नजर रहेगी उस पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। कल सीएम योगी प्रयागराज दौरे पर रहेंगे, जहां वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत करेंगे। महिला सम्मान योजना पर अधिकारियों के साथ मंथन करेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। चंडीगढ़ में किसानों की सरकार से बातचीत होगी और इस बैठक में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रहेंगे। और हमास की कैद से 6 और बंधकों की रिहाई होने वाली है। तमाम खबरों पर हर अपडेट एबीपी न्यूज आपको देगा। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।